जी जनाब, डिबेंचर्स क्या होते हैं? तमस्कात है, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक है, शेयर्स कैपिटल था, ये लोन है। ठीक है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू तमस्कात इसको उर्दू में कहते हैं। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 होती है। सबसे पहला है सिंपल और नेकेड डिबेंचर, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना होता है, कोई सिक्योरिटी इसके अगेंस्ट नहीं रखवाई जाती। दूसरे है मॉर्गेज डिबेंचर्स, गिरवी रखना, रहन रखना, या किसी भी एसेट को उसके अगेंस्ट आप बोरो करेंगे मनी। डिबेंचर होल्डर को आप जो है वो कोई फिक्स बिल्डिंग एसेट दे देंगे। अच्छा, फिक्स चार्ज मॉर्गेज डिबेंचर्स में दो तरह के होते हैं। फिक्स चार्ज का मतलब कि ख़ास लैंड या बिल्डिंग आपने दे दिया, उसके अगेंस्ट आपने उसको बोरो कर लिया। और फ्लोटिंग चार्ज आपने क्या किया कि ये आपके मौजूदा एसेट ऑफ द कंपनी एज वेल एज फ्यूचर, यानी बिजनेस इन गुड फेथ आपका अगर सही चला, बिजनेस ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस में ये होता है, क्रिएट किया जाता है, तो ये आपके फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर्स हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो तमाम डिबेंचर्स जो काबिल वापसी हों, जिनकी आप एक फिक्स पीरियड के पास आप वो कैंसिल हो जाएं और उनको वापस कर दिया जाए, वो आपके डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो काबिल वापसी ना हो उस वक्त तक, जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो रही हो या डिफ़ॉल्ट ना हो इंटरेस्ट में, यानी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट ना की हो। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? वो तमाम डिबेंचर्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ द कंपनी में, और सच डिबेंचर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी। रजिस्टर्ड हुए में, रजिस्टर में रिकॉर्ड है कंपनी के, वो आपके रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, और वो सिर्फ किसी को दे देने से वो किसी और के नहीं बन सकते, वो जिस नाम से रजिस्टर्ड है उन्हीं के रहेंगे। बेयरर रजिस्टर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? बेयरर डिबेंचर्स वो होते हैं जो आपके आप किसी की भी डिलीवर मेयर डिलीवरी से हो जाएंगे, किसी को भी आप दे देंगे वो उसका हो जाएगा। इसमें जो है वो इससे ये डिफरेंट रजिस्टर्ड नहीं होते कंपनी बुक्स में। बियरर ट्रांसफरेबल, मेयर डिलीवरी, किसी को दे देने से वो उसके बन जाएंगे। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास बुक्स में आएगा डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स। वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। शेयर्स और स्टॉक का फ़र्क क्या होता है? शेयर्स आपके जो है वो क्या होते हैं? फेस वैल्यू जिनकी 10 होती है, हिस्सा, और वही स्टॉक आप पूरी क्वांटिटी में ले लें वो स्टॉक कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी आपने अगर एक से ज़्यादा शेयर्स लिए तो वो शेयर होल्डर आप नहीं रहेंगे, आप स्टॉक होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, शेयर स्टॉक न्यूमरेटर एज फॉलो, शेयर में बी पार्टली और फुली पेड अप, वेयर स्टॉक मस्ट बी फुली पेड अप। शेयर कभी कभी पार्टली पेड अप होते हैं, स्टॉक फुली पेड अप होते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड एंड ट्रांसफर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द कंप्लीट यूनिट ऑफ कैपिटल। इशू और ट्रांसफर होंगे कंप्लीट यूनिट ऑफ कैपिटल में, और स्टॉक में बी इशूड एंड ट्रांसफर्ड अपॉन इन टर्म्स ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉनेटरी फ्रैक्शन। स्टॉक जो है वो स्मॉल मॉनेटरी फ्रैक्शन के तौर पे होंगे, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उसके हिसाब से। तीसरा इनका डिफरेंस क्या है? शेयर्स आर डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड वाल स्टॉक आर नॉन नंबर। जाहिर बात है, वो जब इकट्ठा जितने स्टॉक आपने लिया है तो वो स्टॉक हो जाएगा, शेयर्स को आप गिनती कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनी इफ ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल may by a resolution in a general meeting convert all of its fully paid up shares into stock। लिमिटेड कंपनी जो होती है वो आपकी रेजोल्यूशन पास करके, करारदाद पास करके जनरल मीटिंग में कन्वर्ट कर सकती है अपने फुली पेड अप शेयर्स को इनटू स्टॉक, और रिकन्वर्ट कर सकती है अपने किसी भी स्टॉक को फुली पेड अप शेयर्स में। लेकिन कोई ऑल्ट्रेशन या चेंज नहीं की जा सकती इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ शेयर और स्टॉक कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन। यानी कन्वर्जन से इनके राइट्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और नोटिस
आपके कन्वर्जन और रिकन्वर्जन का फाइल होगा रजिस्ट्रार के पास विद इन 1 मंथ। इसके बाद आपकी किताबों में पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी का डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। मैं अब आपके साथ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डिस्कस करूँगी। अच्छा, मैनेजमेंट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैसे होती है? मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय अ स्मॉल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स यूजुअली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ईच मेंबर ऑफ दिस बोर्ड इज नोन एज डायरेक्टर। ठीक है, एक बॉडी होती है शेयर होल्डर्स की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, हर मेंबर उसका डायरेक्टर कहलाता है। एक्चुअली डे टू डे मैनेजमेंट इज डन by the secretary and other members of staff under the supervision of managing director। डायरेक्टर होता है, उसके अंडर जो है वो सेक्रेटरी होता है और दूसरे मेंबर्स स्टाफ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर उनको कर रहा होता है। प्रिंसिपल पार्टीज मैनेजमेंट में कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी में थ्योरेटिकल अथॉरिटी, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। थ्योरेटिकल अथॉरिटी क्या हुई कि हमारे पास कानून मौजूद है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिस, एम्प्लॉयज, पूरा हमारे पास वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 मौजूद है उसको चलाने के लिए। ठीक है, थ्योरेटिकल अथॉरिटी ये हो गई। अच्छा जनाब, फिर आपके पास क्या है? डायरेक्टर्स। सबसे पहले डायरेक्टर्स आएंगे, persons who guide the policy and carry on or supervise the business of a company are called directors। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। persons who guide the policy and carry on or supervise the business of a company are called directors। Every public limited company must have at least 7 directors and at least 2/3 of the total number of directors must be subject to retirement। 1/3 must retire every year। क्या हुआ कि पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 5 to 7 जो बुक्स में मौजूद है कम से कम होने चाहिए। उसमें से एटलीस्ट 2/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 2/3 जो हैं उनको रिटायरमेंट होगी, 1/3 हर साल। ये तरीक़ेकार कानून में मौजूद है। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रस्टीज़ होते हैं। ट्रस्टीज़ और एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के। वो बाउंड करते हैं के उनको वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देनी है। ठीक है, यानी बाय लॉज और बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट्स एंड पावर क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल्स के तहत उनको लेकर चलना है। द कंपनी लॉ डिफाइंस द डायरेक्टर एज एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर by whatever name called। ठीक है, directors are mainly responsible for the formulation of company policies, direction and control of the affairs of organization। As agent for company, the directors have the powers and duties of carrying on the whole of its business, subject however to the restriction imposed by the memorandum or articles or any statutory provision। Statutory जो आपकी सेनेट और नेशनल असेंबली की मंजूरी से हो, तो आपको कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसका काम है पॉलिसी को लेकर चलना, फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी पॉलिसीज बनाना, डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज एन एजेंट काम करेगा। प्रिंसिपल कंपनी इटसेल्फ होगी, वो उसका एजेंट होगा जब किसी से रब्ता करेगा, क्योंकि कंपनी इटसेल्फ आर्टिफिशियल पर्सन है। डायरेक्टर के पास पावर्स है, ड्यूटीज़ है, वो कैरी करेगा तमाम बिजनेस को। जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी उनको जो है वो
इम्पोज करेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की या स्टैट्यूटरी प्रोविजन की। ठीक है जनाब। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ज़रा सा बेटा ये आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा। पब्लिक लिमिटेड के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स कह रहे हैं, कहीं 5 to 7 है बुक्स में, कहीं ये है तादाद। तो ज़रा से इसको चेक कर लीजिएगा, जो ऑथेंटिक आपको सही जगह से मिल जाए उसको कीजिएगा। मेरे हिसाब से 5 to 7 है मिनिमम नंबर्स। वाइल अ प्राइवेट कंपनी नीड ओनली 2 डायरेक्टर्स से सेक्शन 174 के तहत। दे मे बी कॉल्ड काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसे, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कह सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की। A managing director means a director who, by virtue of an agreement with the company or of a resolution passed by directors or by virtue of the memorandum or articles, is entrusted with the powers of management which would not be exercisable by him otherwise, and includes the director occupying the portion managing director। द पोर्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या मतलब है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर जो वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी से मुआहदा करता है या रेजोल्यूशन पास करता है, करारदाद मंजूर करता है डायरेक्टर्स के, बाय वर्च्यू ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, इज इंटरेस्टेड विद एनी पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, वो उसकी पावर्स उसको दी जा रही होती है। ठीक है। ऑब्जेक्शन पावर मेमोरेंडम से मिल गया, रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल से मिल जाए, विच वुड नॉट बी एक्सेसिबल बाय हिम अदरवाइज, वो अदरवाइज उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ जो उसको कानूनी तौर पर मेमोरेंडम दे रहा है, जो आर्टिकल्स दे रहा है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 दे रहा है, बस उसी हिसाब से वो अपनी पावर्स को इंजॉय करेगा, उस पर अमल करेगा। और इंक्लूड डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर, उस डायरेक्टर को क्या कहेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट उसकी क्या होगी? इसके हिसाब से उसका काम है, नोट होगा उसको, ठीक है, इसके हिसाब से वो काम करेगा। अच्छा, उसके बाद आता है कंपनी मीटिंग। अब तो हमने मैनेजमेंट की बात की, तो फिर कंपनी मीटिंग की बात करते हैं। कंपनी मीटिंग जो है जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में एजेंडा पेश किया जाता है कि उस पर बात की जाएगी एंड सो ऑन। तो मीटिंग जो है आपकी शेयर होल्डर्स की, वो प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ टू टेक पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ मौजूद है, उसके लिए जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की। उन मीटिंग्स के अंदर शेयर होल्डर एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। डायरेक्टर्स की अपनी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, टाइम टू टाइम, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ द कंपनी ले सके। मुख्तलिफ टाइप्स की मीटिंग्स क्या क्या हैं ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग, सेक्शन आपका है 157। सही, सेक्शन 157 है। इसके हिसाब से स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? दिस मीटिंग इज वर्चुअली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी एट विच द मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ मीटिंग टेक प्लेस ओनली वंस ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द कंपनी। फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, पहली मीटिंग होती है। इसका मकसद होता है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को मैटर्स रिलेटेड, उससे जो रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डिस्कस करना, और ये सिर्फ एक ही दफ़ा होती है पूरी कंपनी की लाइफ में। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स must hold the statutory meeting of the members of the company within a period not less than 3 months nor more than 6 months from the date which company is entitled to commence business। लेटर ऑफ आपको मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, हर लिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी अपने मेंबर्स की।
पीरियड कितना दे रहे हैं, नॉट लेस देन 3 मंथ्स और नॉट मोर देन 6 मंथ, कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये करनी होगी बिजनेस शुरू करने से पहले। इस मीटिंग का मेन मकसद जो है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। और प्रोविजन एज टू स्टैट्यूटरी मीटिंग डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो नहीं होती। इसके लिए 21 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है मेंबर्स को, 21 दिन पहले मेंबर्स को पता चल जाए कि मीटिंग होने वाली है। देखिए इसमें हर चीज़ कानून के मुताबिक होगी, इसलिए हर चीज़ प्रॉपर वे में है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑर्डिनेंस है। अच्छा जनाब, फिर एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन है आपका 158। आपके पास ordinary business in such meeting include consideration of company audited accounts, declaration of dividends और election of directors और appointment of auditors। ये काम होता है इसका। क्या काम है एनुअल जनरल मीटिंग का? एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो विदिन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए पहली, उसके बाद हर साल एक होनी चाहिए कैलेंडर ईयर में, और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग टू द फाइनेंशियल ईयर, यानी कैलेंडर ईयर के इतने और फाइनेंशियल ईयर से 6 महीना पहले, तो बीच के अरसे में आपको ये कंडक्ट करानी होगी। कैलेंडर ईयर आपको जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 और फाइनेंशियल ईयर जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक का होता है, ठीक है। उसमें ये कंडक्ट करानी होगी। इसका बिजनेस, इसका मेन मकसद क्या है? कंसिडरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटेड अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद आइए इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 159। All general meetings of a company other than the annual general meetings and statutory meetings shall be called extraordinary meetings। तमाम मीटिंग्स जो हैं, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स नहीं हैं और एनुअल मीटिंग जनरल मीटिंग्स नहीं हैं, वो तमाम मीटिंग्स आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स कहलाती हैं। डायरेक्टर किसी भी वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जिसके मैटर जो है जिसके लिए ज़रूरत होती है अप्रूवल की कंपनी को, कंपनी के जनरल मीटिंग में, ठीक है। उसके अप्रूवल के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो जनरल मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं उसके मैटर को अप्रूवल के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। इफ द होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मेक्स अ रिक्वेजिशन फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर होल्डर ऑफ नॉट देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मेक्स अ रिक्वेजिशन for an extraordinary general meeting, directors are bound to call such meeting। लेस देन 1/10 आपका जो इशूड शेयर कैपिटल है उसकी जो है वो रिक्वेजिशन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डायरेक्टर्स को जो है वो डायरेक्टर जो है बाउंड है उसके लिए कि वो कॉल करे ऐसी मीटिंग। इसके लिए भी 21 दिन का नोटिस देना जरूर। क्लास मीटिंग्स, मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो कहलाती है क्लास मीटिंग। इसके अंदर आपके जो है वो 1 क्लास ऑफ हेल्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट शेयर होल्डर्स ऑफ 1 क्लास, यानी मैंने आपको क्लासेस ऑफ शेयर्स कराए हैं ना, तो किसी एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो मीटिंग करती है, जो है कुछ चेंज करना चाह रही हो राइट्स में, प्रिविलेजेस में जो आर्टिकल्स में मौजूद हैं, या आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड फॉर द होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग व्हेन द कंपनी इशूज डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स कन्फर डिफरेंट राइट्स अपॉन देम। मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं तो शेयर होल्डर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस अपने उसमें राइट्स वगैरह में तब्दीली के लिए या कुछ भी अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 आर्टिकल्स के हिसाब से कुछ भी चेंज करने के लिए क्लास मीटिंग्स कॉल करते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। ये मीटिंग जो है डायरेक्टर्स करने के लिए, डिसाइड करने के लिए बुलाते हैं पॉलिसी से रिलेटेड कंपनी की, अफेयर्स इन प्रोग्रेस कंपनी का टाइम टू टाइम कैसा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पासिंग ऑफ ट्रांसफर्स,
पासिंग अकाउंट्स और डिविडेंड्स आपके रिकमेंड करने के लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हो गया। अब आपका मैनेजमेंट कर लिया। अब आखिरी इसका जो टॉपिक है वो आपका अपनी कंपनी के वाइंडिंग अप ही है। उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बाद में इसके आखिर में आएंगे। अच्छा जनाब, वाइंडिंग अप मैंने आपको बताया था कि मैन कम्स एंड मैन गोज बट द बिजनेस गोज ऑन। कंपनी का स्लोगन तो ये है, किसी के आने जाने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलती रहती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। लेकिन इसकी जब डिसोल्यूशन अगर आपको करनी है, कंपनी को भी ख़त्म होना है, तो उसके पहले सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज़ किया जाएगा, यानी इसको सेल आउट किया जाएगा। उसकी मार्केट वैल्यू पे जो अब होगी, फिर पेमेंट्स ऑफ डेट्स होंगे, कर्जाजात की अदायगी, उसके बाद शेयर होल्डर्स को उनका मुनाफा दिया जाएगा। ठीक है, मेंबर्स को। अच्छा जनाब, वेज ऑफ वाइंडिंग अप क्या है? सबसे पहले है बाय कोर्ट कंपलसरी वाइंड अप। कंपलसरी वाइंड अप क्या है? बाय कोर्ट सेक्शन 305 प्रोवाइड करता है कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। कोर्ट वाउंड अप करेगा। द कंपलसरी वाइंडिंग अप implies winding up by the court which occurs in the following circumstances। कौन कौन से circumstances है? जब कोर्ट समझे कि अब कंपनी को ख़त्म हो जाना चाहिए। पहला क्या है कि कंपनी पास करे स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व द कंपनी बी वाउंड अप बाय द कोर्ट, यानी उन्होंने करारदाद मंजूर कर ली कि कंपनी को ख़त्म हो जाना चाहिए, रिजॉल्व हो जाना चाहिए बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए कोर्ट के कंपलसरी वाइंडिंग के पे बाय कोर्ट। दूसरा, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए डिलीवर करने में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार और होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग, तो आपकी कंपलसरी वाइंडिंग अप है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तीसरी चीज़ है द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर। बिजनेस अपना शुरू ही नहीं कर सके 1 साल तक, सही है, फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन के बाद, बनने के बाद, और सस्पेंड्स इट्स बिजनेस अ होल ईयर, या पूरे साल अपना कारोबार बंद रखा, तो कंपनी खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 4th पॉइंट कि ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2 एंड इन केस ऑफ अदर कंपनी बिलो 3। ठीक है, इसमें भी बेटा मेंबर्स की पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में कुछ, वहाँ तो 2 ही है प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में कहीं 3 है, कहीं 5 to 7 है, तो ज़रा चेक कर लीजिएगा। यानी अगर मिनिमम नंबर भी कम हो जाएं तो आपकी कंपनी जो है वो खुद ब खुद बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ख़त्म हो जाएगी। सही है। 5th पॉइंट क्या है? द कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट्स। अगर कंपनी अपने कर्जाजात की अदायगी नहीं कर सकती तो बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इफ़ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट्स जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। कोर्ट इस ओपिनियन में हो कि ये जस्ट और इक्विटेबल है कि कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब आगे चलिए, आप लोग मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा। अब वॉलंटरी वाइंड अप क्या है? रज़ाकाराना तौर पे कंपनी को वाइंड अप करना। किन किन उससे जो है होगी? सबसे पहला है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि कंपनी को ख़त्म हो जाना चाहिए और वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, एक्सपायर हो गया, तो कंपनी जो है एक रेजोल्यूशन करारदाद पास करके उसको वॉलंटरी वाइंड अप कर देगी, रज़ाकाराना तौर पे बंद कर देगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आर्टिकल में कोई स्टिपुलेटेड इवेंट का कहा गया है, कोई ख़ास इवेंट हो जाने से वो ख़त्म हो जाएगी और वो इवेंट हो जाए तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। जनरल मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करेंगे और उससे वो वॉलंटरी वाइंड अप हो जाएगी।
बात समझ में आई? पहला क्या था, टाइम पीरियड का, वक्त पूरा हो गया, इतने अरसे के लिए बनी थी, वो टाइम पीरियड हो गया, खत्म, आर्टिकल में मौजूद था। या आर्टिकल में किसी वो इवेंट अगर हो जाएगा तो हो जाएगी ख़त्म, वो इवेंट हो गया तो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, द कंपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, डिसाइड करे कि उसको वाइंड अप करना है कंपनी को वॉलेंट्री किसी भी रीज़न से व्हाटसोएवर, तो कंपनी आपकी वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि लायबिलिटीज के बावजूद वो कंटिन्यूस चल रही है, चाहिए इट इज एडवाइजेबल कि उसको वाइंड अप कर देना चाहिए वॉलंटरली। उसकी लायबिलिटीज वाजिबात बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसको कंटिन्यूस जो है वो एडवाइजेबल है कि वो उसको बंद कर दिया जाए। तो एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या है, मेंबर्स एक्शन, बाय क्रेडिटर्स, बाय सुपरविजन ऑफ कोर्ट, बाय रजिस्ट्रार। यानी ये आपकी वॉलंटरी वाइंड अप के बाय मेंबर्स एक्शन से क्या मुराद हुई, क्या कंपनी में बी पुट टू एन एंड बाय मेंबर्स मेड बाय members voluntary winding up if a declaration of company solvency is made by director or majority। ठीक है, अगर कंपनी को ख़त्म करना है तो वॉलंटरी वाइंड अप में डिक्लेरेशन होगी कंपनी की सॉल्वेंसी की, कि अगर वो सॉल्वेंट है, इज मेड बाय डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी इसको करेंगे, तो बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो 5 हफ्ते के अंदर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार ड्यूली सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट बिफोर दैट डेट embodying a statement of company's assets and liabilities, the company comes to an end। ठीक है, वो रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे एफिडेविट के साथ कि उनकी कंपनी को ख़त्म कर देना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की तमाम उसके साथ, तो कंपनी को ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद है बाय क्रेडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हो जाए, सॉरी क्रेडिटर्स जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ना कर सकें तो क्रेडिटर्स जो है वो लॉन्च करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के रजिस्ट्रार को, कि वो नोटिस दे मीटिंग में कि वो पास करें रेजोल्यूशन के वाइंड अप कर दिया जाए कंपनी को। ये क्रेडिटर्स की तरफ से होगा, पूरा लिक्विडेटर हायर होगा, लिक्विडेट करने वाला, तहलील करने वाला, ये तमाम जो है वो किसके हाथों में होगा, क्रेडिटर्स के हाथों में, ये काम क्रेडिटर्स करेंगे। ठीक है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा लेकिन लिक्विडेशन का पूरा अमल यानी ख़त्म करने का पूरा अमल, तहलील करने का पूरा अमल क्रेडिटर्स के हाथ में होगा। बाय सुपरविजन ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि कंपनी वाइंड अप की जा रही है वॉलंटरली, बाय कोर्ट ऑर्डर करेगा कंटिन्यूएशन और वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सही है, कंटिन्यूएशन ऑफ वॉलंटरी वाइंड अप सब्जेक्ट टू इट्स प्रोविजन ऑन एनी टर्म्स एंड कंडीशन, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में अंडर प्रोविजन वो उसको कंटिन्यूएशन करे कि इसको सुपरविजन ऑफ कोर्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए, तो कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अच्छा, बाय रजिस्ट्रार एक्शन, अगर रजिस्ट्रार ये समझे कि रीजनेबल कॉज हो कोई ऐसा जिससे कंपनी को आप अपना बिजनेस नहीं जारी रखना चाहिए, उसको अपने ऑपरेशन नहीं चलाने चाहिए, तो बस कंपनी को एक लेटर पोस्ट करेगा इंक्वायरिंग कि कंपनी को कैरी अप बिजनेस अपने ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। आफ्टर 1 मंथ आ रिमाइंडर इज सेंड, फिर वो 1 महीने बाद रिमाइंडर भेजेगा, फिर एक और भेजेगा 1 मंथ एंड अ थर्ड एंड फाइनल लेटर देयर आफ्टर, उसके बाद ऑफिशियल गजट में नोटिस देगा कि एक्सपायरेशन हो गई है इस टाइम की,
3 months from the date of notice the company puts to an end by the name being struck from the register, उसको निकाल दिया जाएगा, स्ट्रक फ्रॉम द रजिस्टर हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा कंपनी का, उसको रजिस्टर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस निकाल देगा ऑफिशियल गजट में देने के बाद नोटिस। ठीक है, अगर बेटा अभी भी आपको समझ में ना आया हो ये टॉपिक्स डिबेंचर्स का या आपका मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी या वाइंडिंग अप, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप लोग किताब से रीडिंग चैप्टर की कर लें। अच्छा, लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जल्दी से करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने शेयर होल्ड आपके पास होंगे उतनी आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि मेंबर ज़्यादा हैं, कैपिटल जो है वो शेयर्स की सूरत में है और शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप बड़े साइज़ का बिजनेस कर सकते हैं और डिवाइड हो गया है बहुत सारे लोगों में, रिस्क डिवाइड हो गया है। ठीक है, शेयर होल्डर्स ज़्यादा होते हैं, लार्ज पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ये स्कोप है आपके पास। रिस्क वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंटरप्राइज कैन टेक अप मोर रिस्की वेंचर, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की वेंचर ले सकती है ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज कोई भी, विच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अ सिंगल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ऑफ 2 to 3%। दैट सी बात है, नहीं कर सकते सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, या रिस्की वेंचर्स आप ले सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद बात करते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क में हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस भी है। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से मुराद क्या हुई? बिजनेस स्टेबल है, मैन कम्स एंड मैन गोज बट द बिजनेस गोज ऑन। किसी के आने जाने से जॉइंट स्टॉक कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती थी या चेंज हो जाती थी। डिसेबिलिटीज से कंपनीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अनसाउंड माइंड का हो, कोई डिसेबल हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, शेयर होल्डर्स की किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैन कम्स एंड मैन गोज बट द बिजनेस गोज ऑन। स्टेबिलिटी है बिजनेस में। कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट अलग, कंसंट्रेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो डेलीगेट करते हैं देयर फंक्शंस होल टाइम ऑफिसर्स को। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, और वो रिमूव किए जा सकते हैं शेयर होल्डर से स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको डेमोक्रेटिक कैरेक्टर दे रहा होता है आपको, और आप एट द सेम टाइम प्रोमोटर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सॉरी प्रोमोटर्स कह रही हूँ, प्रोमोट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दे रहा होता है। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल है, यानी मैनेजमेंट अलग लोगों के हाथ में और शेयर होल्डर्स मालिकान अलग हैं। ठीक है, और उनके पास प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। बेस्ड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अच्छा जनाब, ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफरेबल होती है मेयर डिलीवरी से आप एक दूसरे से, जहाँ जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इस तरह से मुमकिन नहीं था। मार्केट में फ्रीली शेयर्स खरीदो फरोख्त होती है, आप जो है वो आराम से खरीदो फरोख्त शेयर्स की कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करना मुश्किल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस और क्रेडिट भी अर्न कर सकते हैं, बोरो मनी कर सकते हैं डिबेंचर्स की सूरत में, अपना शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं, यानी ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कानूनी चार्जों के साथ बढ़ा सकते हैं। तो आप पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। लास्ट आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन से मुराद क्या हुई?
इसको बनाना आसान नहीं है, कानूनी चार्ज जो ही है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। फिर रजिस्ट्रार से रजिस्टर कराना, तो इसका पूरा आपका कंपनी ऑर्डिनेंस के बाद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी तो इसको बनाना इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट कंट्रोल। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट से इम्पोज करती है कंट्रोल ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ वर्किंग एंड मैनेजमेंट एज वेल। ये रिड्यूस करती है आपका फ्रीडम ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हाई टैक्सेशन फीस है, डबल टैक्सेशन होती है यहाँ पे, एक दफ़ा कंपनी के प्रॉफिट पे और जब जब डिविडेंड दिए जाते हैं दोबारा 2 दफ़ा टैक्सेस इस पे जो है वो लागू होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं था। फीस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कंपनी में ज़्यादा दी जा रही होती, क्योंकि ये रजिस्टर्ड कराना और ये सब कराना, इसके लिए इसमें फ़ीस और स्टैंपिंग ज़्यादा खर्चे आते हैं। और हाई टैक्सेस, डबल टैक्सेशन होती है यहाँ पे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में नहीं थी। लास्ट, ओनरशिप विदाउट मैनेजमेंट। ओनरशिप विदाउट मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स की अपनी राइट्स हैं, अपनी वो हैं, मैनेजमेंट अलग चलाते हैं। तो एक तरह से डिसएडवांटेज है कि तमाम शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को नहीं चला रहे थे। मैनेजिंग डायरेक्टर अपना बेनिफिट भी देख सकता है, उसको हाईली पर्क्स मिल रहे हैं, तो वो कोई फ्रॉड और इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स को खाली डिविडेंड मिल रहा होता है। ठीक है, तो कोई स्कोप ऑफ फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं। डायरेक्टर्स जो है वो हैंडसम सैलरी बेनिफिट्स जो है पूरे होल टाइम ऑफिशियल एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ तक थैंक यू। अगर कोई मसला हो तो अल्लाह हाफिज़।